हम हार गए। इमेजिन करो हम सीरीज में 1-0 से आगे थे और 1-2 से सीरीज हार जाते। एक नया दिन और एक नई रन। वेलकम टू पाकिस्तान। यूं गए लर्निस्तान। देखो सीरीज खत्म हो चुका है और एशिया कप शुरू होने में अभी टाइम है, तो सोचा इस सीरीज को रिविजिट करते और पता करने की कोशिश करते कि प्रॉब्लम कहाँ है जो हम ये सीरीज हार गए। देखो इस सीरीज से प्रूफ तो हो जाता है कि टीम में लैक ऑफ बैटिंग प्रॉब्लम्स है। वो जेडन सी जो उनका टेस्ट का बॉलर है, वो हमारे खिलाफ 6 विकेट लेकर अपनी टीम को मैच जिताता है। और पता नहीं यार ये रन कब पीछा छोड़ेगा हमारा। वो तो अच्छा हुआ फर्स्ट ओडीआई में हसन नवाज और तलत ने पार्टनरशिप कर दी, वरना वो मैच भी हाथ से जाता और हम वाइट वॉश हो जाते उनसे। इमेजिन करो एक टीम जिसमें गेल, पोलार्ड, लारा, नारायण, ब्रावो है और हम उनसे 34 सालों से जीत रहे थे, और अब उनके टीम में ना कोई बड़ा प्लेयर और ना ही कोई बड़ा नाम है और हम उनकी सी टीम से हार जाते। बट रिस्पेक्ट टू सील्स जिसने कमाल की बॉलिंग की और अपनी टीम को सीरीज जिताने में अहम किरदार अदा किया। देखो इतना तो पता है, पहले जब हम मैचेस जीतते थे तो उनमें हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट काम करती थी और अब बॉलिंग डिपार्टमेंट खुद ही स्ट्रगल करती है, तो इसलिए रन हमारे नसीब में लिखा गया। क्योंकि ना नसीम, ना शाहीन, ना रऊफ़ वैसी बॉलिंग कर रहे जैसे वो पहले करते थे, तो बॉलिंग में मुझे प्रॉब्लम दिख रही। और ना बाबर, ना रिजवान और ना ही फ़कर वैसी बैटिंग कर पा रहे जैसे वो पहले करते थे, तो बैटिंग में भी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। बॉलर्स की कमी है, बॉलर्स की कमी है। अरे ये कौन सा बॉलर है, इसने तो कभी बॉल भी ना छुई। बैट्समैन की भी कमी है विराट। तो फिर क्या बचा टीम में? कमी बची। जोक्स असाइड, लेकिन प्रॉब्लम तो है टीम में और वो डे बाय डे दिख रहा है। रऊफ़ जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करता था, वो आज 140 बड़ी मुश्किल से फेंक पा रहा है। शाहीन और नसीम जो 145 की स्पीड के साथ स्विंग करते थे, वही आज 130-135 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। और बाबर जो एक टाइम में पाकिस्तान का कोर बन गया था, वो आज भी दिख रहा है। वो रन बनाता था तो टीम के रन बनते थे, और अब वो स्ट्रगल कर रहा है तो पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है। इन सब की वजह से हमारे पाकिस्तान से तो अब लॉस का कानून ही ख़त्म हो रही है, क्योंकि या तो विन है या लर्न है। लॉस वो क्या होता है? देखो बाबर का टाइम बुरा चल रहा है, वो प्लेयर सही है, और जो उसे बाबर बोलते हैं वो ज़रा ये देख लो, सबसे ज़्यादा सेंचुरी उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। मुझे जहाँ तक लगता है बाबर स्कोर्स मोर रन वर्सेस वेस्ट इंडीज इन दिस सीरीज, बिकॉज जस्ट लुक एट हिज एवरेज वर्सेस वेस्ट इंडीज 79.7. He quietly good versus West Indies, but this series is another bad luck for Babar. First ODI 47 in 64 deliveries, second ODI duck, थर्ड ODI 9 in 23 deliveries. देखो हसन नवाज जब से ये हमारी टीम में आया तब से ही इज़ द ओनली रिलायबल प्लेयर। मुझे लगता है ये बना ही मिडिल ऑर्डर के लिए था। एक दफ़ा तुम ये पावर प्ले और पोस्ट पावर प्ले का एवरेज देखो, 5 डक एज ओपनर, वही मिडल ओवर में पोस्ट पावर प्ले के बाद। ही इज़ अ बीस्ट, जस्ट लुक एट हिज स्ट्राइक रेट 172। और तुम इसकी बात करते रह गए, वहाँ हमारा बाबर जोए रूट और कोहली से आगे निकल गया। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो देखो मुझे पता था तुम लोग यकीन नहीं करोगे। अब बाबर के हेटर्स बोलेंगे फोर्स के मुकाबले में तो आगे निकला है। मैं उनको बोलता हूँ कभी तुमने भी 1400 चौके मारे? टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ओडीआई जिसमें हमें एक ब्रिलियंट डेब्यू, रिजवान की 50, शाहीन की बॉलिंग, बाबर की एंग्री मूव, पाकिस्तान की टारगेट चेजिंग बैटिंग, तलत की विनिंग नॉक, क्या कुछ देखने को मिला। फर्स्टली शाहीन अफरीदी बॉलिंग इम्प्रूव हो रही है गाइस। जोक्स असाइड, 8 ओवर 51 रन एंड 4 विकेट, जिसकी वजह से हम वेस्ट इंडीज़ को 280 में ऑल आउट कर पाएँ। एंड कांग्रेस टू शाहीन जिसने अपनी 350 विकेट कंप्लीट कर ली, एंड ही बिकेम ए सेकंड लेफ्ट आर्म बॉलर टू कंप्लीट 350 इंटरनेशनल विकेट फॉर पाकिस्तान। और इंटरनेशनल से याद आया, व्हाट अ डेब्यू इन वनडे इंटरनेशनल हसन नवाज, 50 ऑन डेब्यू, top scorer in the chase, needing 101 from 76 with 5 wickets left. Stitch 100 stand. Player of the match on debut, Hassan Nawaz announces himself in ODI in style. एंड तुम तलत को इग्नोर नहीं कर सकते। इफ़ ही गेट आउट अर्लियर देन पाकिस्तान कांट रीच द टोटल। देखो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा तलत एंड नवाज, जैसे वो पिच पर खड़े रहे, मेक अ पार्टनरशिप टू लीड अ बिग रोल इन पाकिस्तान विक्ट्री।
एंड नो डाउट फर्स्ट ओडीआई प्रूफ बाबर इज अ किंग। यार मजाक को साइड करें तो बाबर नौ की सुपर एंड ही प्ले अ रोल इन पाकिस्तान विक्ट्री। सब कुछ सही चल रहा था। 47 इन 64 डिजीज में बनाया हुआ लगा एक चौका कवर के ऊपर से और 50 कंप्लीट बट ही गॉट आउट। यार वैसे बाबर का मूड नहीं था क्रीज छोड़ के जाने का, वो खुद ही आउट होने के बाद डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था, देख लो तुम भी। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेकेंड ओडीआई तो गिरते पड़ते पाकिस्तान स्कोर्स 171 रन इन 37 ओवर्स। फिर बारिश आ गई और मैच रद्द हो गया और डीएलएस मेथड की वजह से वेस्टइंडीज़ को 181 का टारगेट मिला। चेस करने जब वेस्टइंडीज़ क्रीज पे उतरी तो पहले रदरफर्ड ने कूटा और फिर रही सही कसर चेज ने पूरी कर दी। देखो तुम्हें एग्री तो करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलिंग मैच था ये। आखिर तक समझ नहीं आया कि मैच किसकी तरफ है। वो तो लास्ट में जब चेस ने कूटना शुरू किया तो हमारे हाथ से मैच निकल गया, वरना उससे पहले तक तो 49 बॉल में कोई भी बाउंड्री नहीं आई थी उनकी। हमने सही से प्रेशर बनाया हुआ था पर विकेट नहीं आ रही थी। और वैसे भी मैच तो हमारे हाथ से पहले ही निकल चुका था। जब रदरफर्ड बाउंड्री पे बाउंड्री मार रहा था वो तो नवाज ने बैक टू बैक विकेट लेकर हमें यकीन दिलाया कि हम मैच जीत सकते हैं। और बात करूं लास्ट ओडीआई की तो उसके क्या ही कहने। देखो मैंने पहले भी कहा था कि बॉलिंग में बहुत सी प्रॉब्लम है। एक टीम जिसने 30 ओवर में 113 बनाया हुआ है, वहाँ से वो हमें टारगेट देते हैं, गेस करो 200, 250 नहीं 295, तकरीबन 300 का। जितना उन्होंने 30 ओवर में रन बनाया नहीं, उससे ज़्यादा तो उन्होंने लास्ट के 10 ओवर में बनाया। 30 में 113 और लास्ट के 10 ओवर में 119। ऐसी बॉलिंग हो रही है, देखकर लग रहा है पाकिस्तान नहीं कोई आइलैंड की टीम है। वैसे आइलैंड से याद आया, पाकिस्तान की जर्सी भी कुछ कुछ आइलैंड की तरह दिखती है और जब से ये आइलैंड जैसी जर्सी बनाई है तब से ही बहुत गंदा खेल रहा है। यार कोई बताओ शेह होप को कि बैट बदलने से बैटिंग नहीं बदलती। He changed his bat 3 times and is still playing a pure test knock। वैसे ये मानना पड़ेगा कि शेह होप बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। ओडीआई में बंदे के 5000 प्लस रन्स हो गए हैं, वो भी 50 की एवरेज के साथ। और 50 की एवरेज मेंटेन करके 5000 रन बनाने वालों में छठे नंबर पे आ गया। और एक दफ़ा ये देखो बाबर आजम जो इनके खिलाफ 3 मैचों में टोटल 56 रन सिर्फ बनाता है, वही बाबर 2016 में इनके ही खिलाफ 3 कॉन्जिक्यूटिव 100 मारता है। और टारगेट चेस करने जब पाकिस्तान आई तो सब क्रीज छोड़कर ऐसे जाना शुरू कर दिए जैसे आज मूड नहीं है, कल खेलेंगे, और 92 में ऑल आउट हो जाते हैं और वो फाइनल ओडीआई हमसे 202 रन के बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। और वेस्टइंडीज़ हमसे 34 साल बाद जाके एक सीरीज जीत जाती है। और जबकि यही वेस्टइंडीज़ जो अभी ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट मैच और 5 T20 हार कर आई थी। यार आई वॉन्ट ओल्ड साइम अयूब, ज़्यादा ओल्ड नहीं, बस वो इंजरी से पहले वाला मिल जाए, दिल बाग बाग हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा तुम ये देखो, वेस्टइंडीज़ के 3 ओडीआई हटाकर वनडे के पिछले 7 मैच में 3 सेंचुरी है। लेकिन जो भी ये वेस्टइंडीज़ की कमबैक की तो बात करनी पड़ेगी। 1-0 से पीछे थे और अब 2-1 से सीरीज़ जीत जाते। और तुम्हें क्या लगता है हम वेस्टइंडीज़ से लास्ट ओडीआई हारे हैं? नहीं भाई, हमें तो शेह होप ने मात दी है। यार अब तो पाकिस्तान की टीम के साथ साथ बाबर के लिए भी दुआ करनी पड़ेगी। ये एवरेज देख कर तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाबर के डाउनफॉल का, कि कितने बुरे दिन आ गए हैं। 71 इनिंग हो गए, अभी तक कोई सेंचुरी नहीं आई है। और एक तो ये समझ नहीं आ रहा है कि सारे प्लेयर के कमबैक का ठेका क्या हमने ले रखा है। वो जेडन सिल जिसको कोई नहीं जानता था, उसने हमारे खिलाफ अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा दी। और अब तो ऐसे दिन आ गए कि बूढ़े रोहित को भी इनके खिलाफ खड़ा कर दे तो उसका भी कमबैक हो जाए, पर पाकिस्तान का ना हो रहा है। वेस्टइंडीज़ ने सालों बाद ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी कि उनका कोच डैरेन समी खुद ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर इनके लिए तालियां बजा रहा था। वैसे कोई रिजवान भाई को बताओ कि डिफेंस कैसे करते हैं। डिफेंस इन्वेंटेड इन 70 पीपल बिफोर 70। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी सही लगा हो तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल क्रिक टाउन को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक बाय बाय।